कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 6 डिस्कस करेंगे। मेरे नोट्स की पीडीएफ कॉपी यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर लें। 11th क्लास के नोट्स की कॉपी भी गिवन है और 12th क्लास के नोट्स भी वहाँ पर गिवन है, तो अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 3-4 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। लास्ट टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें 4 केसेस थे। इसके बाद में अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये 2 तरीके के ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें 3 केसेस हैं, जीरो एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ग्राफ्स आर बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, लेकिन इनको एक्सीलरेशन ग्राफ के केसेस बोलेंगे। यानी कि पहला केस हो गया जिसमें एक्सीलरेशन 0 है, दूसरा केस हो गया जिसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तीसरा केस हो गया जिसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव है। उसके बाद में फिर ग्राफ्स हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ्स। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब हो गया द ग्राफ्स बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस होगा और लीनियरली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का केस होगा। तो ये जो ग्राफ हैं लास्ट के 2 मैंने बोले हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ्स, दीज आर ग्राफ्स बिटवीन टाइम एंड एक्सीलरेशन। उसके बाद में हम किसी वेलोसिटी एक्स वर्सेस टी ग्राफ, यानी एक्स और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बीच में ग्राफ दे रखा हो, उससे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। v और t के बीच में ग्राफ दे रखा हो, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा हो, उससे डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। v और t के बीच का ग्राफ दे रखा हो, उससे एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम v वर्सेस t ग्राफ, ये सीखेंगे। उसके बाद में a और t के बीच का ग्राफ दे रखा हो, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा हो, तो उससे वेलोसिटी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी चेंज फ्रॉम a वर्सेस t ग्राफ, वो सीखेंगे। और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, s = ut + ½ at स्क्वायर, v = ut + at, सबसे पहली है v = u + at, दूसरी है s = ut + ½ at स्क्वायर, तीसरी है v² = u² + 2s। ये 3 इक्वेशन डिस्कस करेंगे। इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं उसका मैं एक अप्रोच बताऊंगा, तो आप उससे आसानी से ये याद रख पाएंगे एग्जाम में कि करना कैसे होता है, इनका डेरिवेशन कैसे। और इक्वेशंस तो याद रखना ही रखना है। इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन इज v = u + at, सेकंड इज s = ut + ½ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इज v² = u² + 2s, राइट। तो अभी सबसे पहले से डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं। तो इसमें 3 ग्राफ हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स यानी कि एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले रखा है। तो जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो टाइम और वेलोसिटी के बीच में प्लॉट किया गया है। मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। किस तरीके से इंक्रीज होती है, तो 3 केसेस हो गए हमारे। सबसे पहला है जीरो एक्सीलरेशन। तो जीरो एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो जीरो एक्सीलरेशन का मतलब है देयर इज नो वेलोसिटी चेंज इन दैट केस, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तभी तो जीरो एक्सीलरेशन है, अदरवाइज एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता। तो जीरो एक्सीलरेशन का मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो वेलोसिटी अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है तो यू विल गेट एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम वाला जो ग्राफ ले रखा है आपने नीचे की तरफ, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी ले रखी है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। पहले वाले केस में आप देखें, इसमें टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। तो दिस लाइन टेल्स दैट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। शुरू में t = 0 पे जितना वेलोसिटी थी, t = 1 सेकंड पे भी उतना ही है, t = 2 सेकंड पे भी उतना ही है, t = 3 सेकंड पे भी उतना ही है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जीरो एक्सीलरेशन। सेकंड ग्राफ इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो एक्सीलरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, इसमें एक्सीलरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एक्सीलरेशन है यानी कि वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जबकि निगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज होते चली जाती है। और ये यूनिफॉर्म टाइप का एक्सीलरेशन ही है इसमें, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो
वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है। जैसे कि पहले 1 सेकंड में अगर आप चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फिर दूसरे सेकंड में आप चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तीसरे सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप देखोगे इन सब टाइम इंटरवल्स में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में चेंज इन वेलोसिटी की आपको सेम वैल्यू मिलती है। तो सच इसका मतलब इसमें कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया और एक्सेलरेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार चेंज होते जा रही है, और इसलिए आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिली और एक स्ट्रेट लाइन मिली, और उस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप आपको बताएगा कि एक्सेलरेशन कितना है, कम है या ज़्यादा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है, और स्लोप अगर कम होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है। फिर थर्ड ग्राफ देखो, निगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होते जा रही है, तभी तो निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होते जा रही है, तो ग्राफ जो जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, निगेटिव स्लोप निगेटिव ही होगा। इसका जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमेशा एक्सेलरेशन बताता है, तो यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसका स्लोप भी निगेटिव ही होगा। तो आप देखें तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से नीचे जाए, ओरिजिन से ऊपर भी हो सकती थी लाइन, वहां से स्टार्ट होती और नीचे की तरफ चली जाती। तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ होती मान लो इस लाइन का एक एंड, और दूसरा एंड टी एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता है कि t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है, पर्टिकुलर वैल्यू है वेलोसिटी की, फिर t इक्वल टू 1 सेकंड पे नोट डाउन किया तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ कम हो गई, फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पे नोट डाउन किया तो वेलोसिटी की वैल्यू और कम हो गई, t इक्वल टू 3 सेकंड पे नोट डाउन किया वेलोसिटी और कम हो गई, तो वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव एक्सेलरेशन है। और जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसमें मैंने इस ग्राफ के एक एंड को ओरिजिन से स्टार्ट किया है और इसका दूसरा एंड माइनस वी एक्सिस की तरफ, माइनस वी यानी माइनस वी इज रेगुलरली डिक्रीजिंग निगेटिव ऑन निगेटिव साइड, इट इज इंक्रीजिंग ऑन निगेटिव साइड। तो ये ग्राफ का भी तो निगेटिव स्लोप ही है, तो ये इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन का केस हो गया। तो 3 ग्राफ हमको समझ में आए। अब इसके बाद ग्राफ स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स, यानी ग्राफ्स आर प्लॉटेड बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ में मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्कस कर रखा है, तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन ले रखा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए ग्राफ बनाना है तो एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो टाइम की वैल्यू चेंज होने के साथ में एक्सेलरेशन मस्ट नॉट चेंज। तो टी की डिफरेंट वैल्यूज पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यूज नोट डाउन करो तो सारी की सारी वैल्यूज आपको सेम मिलेंगी। तो आप देखो t इक्वल टू 0 पे आपने एक्सेलरेशन नोट डाउन किया, कुछ एक वैल्यू थी, वही t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी है, वही t इक्वल टू एक्सेलरेशन की वही वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे भी है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे भी है, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। इसमें सेकंड केस है लीनियरली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन ले रखा है, एंड लीनियरली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बनाना है, यानी कि एक्सेलरेशन को इंक्रीज होना है, लीनियरली इंक्रीज होना है। तो लीनियरली इंक्रीज भी हो सकता था, नॉन लीनियर इंक्रीज भी हो सकता था। तो यहाँ पे लीनियर का केस है, तो लीनियर में इंक्रीज होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी एंड एक्सेलरेशन विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज विद टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आपको एक पॉजिटिव स्लोप का एक एक्सेलरेशन का ग्राफ मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गई। नेक्स्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्स और टी के बीच में अगर ग्राफ दे रखा है तो उससे वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। एक्स और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। इस ग्राफ को नोट डाउन करने के लिए, इसको समझने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रख लें आप कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और ग्राफ है एक्स और टी में। एक्स और टी में जो ग्राफ होगा उससे वेलोसिटी कैलकुलेट हो भी सकती है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है। तो ये इसका स्लोप, एक्स और टी के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्लोप आपको बता देगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी एक्स और टी के ग्राफ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 इसमें कर्व्स बना रखे हैं, एक ए कर्व है, एक बी कर्व है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और
कौन सी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है या बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी कितना है तो स्लोप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो, मेजर कर लो। दो तरीके से मेजर कर सकते हो, बाय मेजरिंग थीटा, थीटा मेजर करके टेन थीटा कैलकुलेट कर लो तो आपको स्लोप मिल जाता है। या फिर दूसरा तरीका है कि वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट उसके नोट डाउन कर लो, और वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट गिव्स यू वेलोसिटी। तो इसमें आप ए ग्राफ के लिए और बी ग्राफ के लिए अगर इनके स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि ए का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप कम है, तो इट मीन्स दैट वेलोसिटी ए की ज़्यादा है, बी की कम है। तो खैर ओवरऑल हमने कैलकुलेट करना क्या सीखा कि एक्स और टी के बीच में ग्राफ दे रखा हो तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, ये कैलकुलेट करना सीखा। ए इज मूविंग फास्टर देन बी। If the graph line makes an angle greater than 90 degree with the x-axis, it means that object is returning back towards the reference point. Slope अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो तब क्या है, तब इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम v वर्सेस t ग्राफ। v और t के बीच में अगर ग्राफ दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। भाई इसको ध्यान रखने का तरीका ये है कि v और t के बीच में ग्राफ है, v और t के बीच के ग्राफ, और आप कैलकुलेट करना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, v और t का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। v और t का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये हो गया आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ग्राफ दे रखा होगा उसके और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, वो एरिया आप कैलकुलेट कर लो, यानी कि वो जो रीजन होगा वो रीजन का एरिया आप कैलकुलेट कर लो। दैट एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज बिटवीन v वर्सेस t ग्राफ। तो आप देखें यहाँ मैंने x एक्सिस पे टाइम ले रखा है, y एक्सिस पे v ले रखा है, और टाइम की दो वैल्यूज ले रखी हैं t1 और t2, और t1 और t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि t1 से स्लोप को एक लाइन से मिला दिया, एक वर्टिकल लाइन से, t2 से ग्राफ को एक हमने वर्टिकल लाइन से मिला दिया, और इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में जो ये शेडेड रीजन है जिसको मैंने शेडेड किया हुआ है, ये शेडेड रीजन विल टेल यू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन इंटरवल t1 से t2। t1 से t2 के बीच में इस इंटरवल में पार्टिकल ने जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो ये एरिया से आपको मिल जाएगा। तो याद रख लेंगे इस बात को कि v और t के बीच का अगर ग्राफ दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब v और t का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और v और t का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम v वर्सेस t ग्राफ। v वर्सेस t ही ग्राफ, अभी भी v वर्सेस t ग्राफ की बात करके आए थे और अब फिर से v वर्सेस t ग्राफ की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार इससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t, और ग्राफ v और t वर्सेस है, v वर्सेस t, और कैलकुलेट एक्सेलरेशन करना चाहते हैं तो v अपॉन t कैलकुलेट करना है आपको। v अपॉन t एक स्लोप से मिलेगा। स्लोप गिव्स यू v अपॉन t। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट ही तो है। तो y एक्सिस पे आप v ले रहे हो, x एक्सिस पे आप t ले रहे हो, तो आप y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आप असल में v अपॉन t ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। तो v अपॉन t कैलकुलेट करने का मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपको v और t के बीच में ग्राफ दे रखा हो तो दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसमें, यानी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को बोल सकता है, तब तो एरिया कैलकुलेट करना है क्योंकि v और t का मल्टीप्लिकेशन करना है, और दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए उसका स्लोप कैलकुलेट करना है क्योंकि v अपॉन t करना है आपको, यानी कि y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट करना है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी चेंज फ्रॉम a वर्सेस t ग्राफ। a और t के बीच का ग्राफ दे रखा है और ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितना चेंज होगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो वेलोसिटी चेंज कैलकुलेट करना है, ग्राफ दे रखा है a और t के बीच में, यानी कि a और t का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी तो a और t का मल्टीप्लिकेशन करके ही तो v आता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया एनक्लोज बिटवीन a वर्सेस t ग्राफ एंड t एक्सिस गिव्स वेलोसिटी चेंज। जो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये एक कॉन्सेप्ट के तरीके से इसको ऐसे क्रैम नहीं करना है, इसको ऐसे रटना नहीं है कि
कौन से ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, कौन से ग्राफ के एरिया कैलकुलेट करना है, कौन से का स्लोप कैलकुलेट करना है, ऐसे रटा नहीं जा सकता। इसको ऐसे रटने से कन्फ्यूजन ही हो जाएगी। इसको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि स्लोप कैसे मिलता है और एरिया से क्या मिलता है। ये चीज़ें ध्यान में रख के इन सारे ग्राफ्स को ध्यान रखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन करते कैसे हैं ये मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी को जब डिराइव करने बैठते हो तो आप दो फॉर्मूलाज आपके पास हैं, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लेकर के चलते हो। एक फॉर्मूला तो आपके पास है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और एक फॉर्मूला है आपके पास a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप लेके चलोगे a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी को जब इंटीग्रेट करोगे, एक्सीलरेशन को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। वो पहले वाली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यानी इसमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी इक्वेशन दो हैं आपके पास चॉइसेस, जिन दो में से किसी एक को लेके चलना है। पहली है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और दूसरी है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, तो इससे तो v क्या निकलेगा? तो v है ही है, v निकलना तो उससे है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से। a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लेके चलो, उसको इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा। तो यानी कि पहली इक्वेशन का जब तुम डेरिवेशन करते हो तो आप इक्वेशन किससे स्टार्ट करो? a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से स्टार्ट करो, क्योंकि a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वेशन ही इंटीग्रेट करने से आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, और फर्स्ट इक्वेशन में आपको वेलोसिटी ही चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सेकंड इक्वेशन पे आओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s चाहिए आपको, तो s कौन सी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने से मिलेगा? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन करने से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा। s मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किससे मिलेगा? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने से मिलेगा। वेलोसिटी का, और वेलोसिटी वाली इक्वेशन लेके चलो, यानी v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इसको इंटीग्रेट करने से s इक्वल टू यू टी प्लस ये इक्वेशन मिलेगी। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो इसमें v चाहिए, तो v कौन सी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने से मिलेगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करने से मिलेगा, यानी कि a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये इक्वेशन लेके चलो, इसको इंटीग्रेट करोगे तब आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, s इक्वल टू यू टी, ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, इसके अलावा एक इक्वेशन और होती है इंपॉर्टेंट, कि हम nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको टोटल n सेकंड्स में कितना आपने ट्रेवल किया है वो डिस्प्लेसमेंट देती है। कि जैसे आपने इसमें t की वैल्यू मान लो 5 सेकंड फैच की, तो अपॉन फैचिंग ऑफ t इक्वल टू 5 सेकंड यू विल गेट ए डिस्प्लेसमेंट विच हैज बीन ट्रेवल्ड इन फ्रॉम 0 सेकंड टू 5 सेकंड्स। तो ये इक्वेशन तो आपको एक टोटल टाइम देती है, लेकिन कई बार आप इंटरेस्टेड हो nth सेकंड में, यानी ओनली 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, ये कैलकुलेट करना चाहते हो। तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक आसान सी एक अप्रोच तो ये भी ध्यान रख लें कि भाई पहले 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, वो कैलकुलेट कर लो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। फिर 4 सेकंड में बाय सप्लाइंग t इक्वल टू 4 सेकंड इन द सेम इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अब 5 में से 4 वाला माइनस कर दो, तो 5वें सेकंड में कितना, 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है वो सीधा सीधा सा आ गया। तो एक तो ये तरीका, और बिल्कुल सेम इसी अप्रोच के साथ में आप ये इक्वेशन का डेरिवेशन भी कर सकते हो। तो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्ट याद भी रखा जा सकता है, s इन tth सेकंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन tth सेकंड इज इक्वल टू v नोट प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। या इसको इन शॉर्ट ऐसे याद रखना ज़्यादा आसान है कि tth सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, -1/2a, ऐसे करके याद रख लो। तो ये डेरिवेशन आया कैसे है? डेरिवेशन आया वैसे ही है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो कैलकुलेट कर लिया, n-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो कैलकुलेट कर लिया, और n सेकंड में से n-1 सेकंड वाला माइनस कर लिया, या इंटीग्रेशन मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो n-1 सेकंड से लेकर के nth सेकंड तक का इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि अपर लिमिट n सेकंड रख लो, लोअर लिमिट n-1 सेकंड रख लो, और जब उसे सोल्व करोगे तो nth सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस आ जाएगा आसानी से। ऐसे कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 6 में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 7 के साथ रखेंगे।